ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। बारडोली में उपस्थित दिवाली बेन ट्रस्ट द्वारा आयोजित सर्वांगीण गांव विकास प्रकल्प के इस कार्यक्रम में श्री पी स्वामी जी डांग जिला से, आदरणीय श्री वनराज भाई मैनेजिंग ट्रस्टी डांग स्वराज आश्रम, डॉक्टर CK तिम्बड़िया जी डायरेक्टर एक्सटेंशन नवसारी कृषि विश्वविद्यालय और महात्मा प्रफुल्ल सेंजलिया जी SPNF के संयोजक और उपस्थित सभी सम्मानित ट्रस्टी महानुभाव, प्रगतिशील किसानों, और मुझे बताया गया है कि आज शिक्षक वर्ग के बहुत से मेरे बंधु इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। मुझे बताया गया है कि बारडोली वो स्थल है जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे इलाके को अपना कर्म क्षेत्र बनाया था, और जहां लौह पुरुष जैसे महामना ने इस धरती को कर्म क्षेत्र बनाया हो, तो वहां के युवा बहन भाई और बेटियां भी उन्हीं के संस्कारों से संस्कारित होंगे और उन्हीं के गुणों से आभाषित भी होंगे, ऐसा मैं अनुभव कर सकता हूं। अमेरिका में रहने वाले परमार्थी श्री BU पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा पटेल के सौजन्य से 2001 में दिवाली बैन के नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया, और उस ट्रस्ट के माध्यम से इन 8-9 जिला में जो समाज सेवा के प्रकल्प चलाए गए हैं, लोक कल्याण के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनके लिए मैं आदरणीय श्री BU पटेल जी और श्रीमती पुष्पा पटेल जी का बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, जैसा मुझे आदरणीय डॉक्टर तिम्बड़िया जी ने सूचना दी थी कि आज का जो ये कार्यक्रम है वो एक प्रकार का प्रशिक्षण शिविर है, जो दिवाली बेन ट्रस्ट के सौजन्य से इस पूरे क्षेत्र में महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उन सब योजनाओं के सूत्रधार आप सब ही वो लोग हैं जो एक पूर्ण समर्पण के साथ, परिश्रम के साथ अपने लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैंने इतिहास से जानकारी ली, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा, कि भारत देश एक युग था कि जब सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत के अनेक नाम, हमारा आदि नाम आर्यवर्त था, उसके बाद भारतवर्ष हुआ, मुगल आए तो इस देश का नाम हिंदुस्तान हो गया, अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया इसका नाम रख दिया। लेकिन इसके बीच के खंड काल में इसका एक नाम जो प्रस्तावित तो नहीं था इस रूप में, लेकिन
आज तक इस देश का हर बालक बालिका जानता कि भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था, आज जिस सर्वांगीण ग्राम व्यवस्था को आप उन्नत करना चाहते हैं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। इस समय भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। पूरे देश में हजारों कार्यक्रम अलग अलग चल रहे हैं। मानो देश में एक नया पुनर्जागरण सा आ गया है, जहां हम आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से अपने वीर शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं कि ऐसे लाखों बलिदानियों के बलिदान से हम आजाद हुए। आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। आज हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम एकता के भाव में बंद करके जो संकल्प लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का था कि पूरे राष्ट्र को हमने एकजुट बनाना है, एक परिवार बनाना है, और जितना हम मिलकर के पूरी शक्ति के साथ जो जिस काम को चुन चुका है उसमें पूरी ईमानदारी से जो काम करेगा, समर्पण से काम करेगा, तो निश्चित रूप से पुनः हम भारत को सोने की चिड़िया, विश्व का गुरु बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने आपके बीच में जानकारी दी कि भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था इस देश में थी वो इतनी सशक्त थी, इतनी व्यवस्थित थी कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के हर गांव को आत्मनिर्भर बनाया था। हमारा गांव एक भी ऐसा नहीं था कि जो शहरों पर आधारित हो। इस समय बिल्कुल वो उल्टा हो गया। होता क्या था, गांव के अंदर जितने लोग रहते थे आपस में वो अपने अपने कार्यों को करते थे। उदाहरण के लिए चर्मकार चमड़े का काम करता था, स्वर्णकार सोना बनाने का आभूषण का काम करता था, कुंभकार बर्तन मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करता था, और कारपेंटर मिस्त्री जो था वो लकड़ी का सामान बनाता था, नाई बाल काटने का काम करता था, लोहार लोहे का काम करता था, जुलाहा वस्त्र बनने का काम करता था। यानी कि मनुष्य और किसान खेती का काम करता था, सब कुछ अन्न पैदा करता था। और ये सारे गांव जिनको जितनी आवश्यकता थी वो आपस में आदान प्रदान करते थे, जितनी जरूरत थी उतना रख लेते थे। बाकी गांव में जो उत्पादन होता था शहर के बड़े व्यापारी आते थे और उस सामान को लेकर समुद्री जहाजों में भर करके सारी दुनिया में उसको सप्लाई करते थे, सारी दुनिया में निर्यात करते थे। और हमारे व्यापारी बदले में कागज के नोट नहीं लेते थे, बदले में वो सोना लेते थे, सोना। और सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हो गया था, इसलिए भारत का क्या नाम पड़ा, सोने की चिड़िया। ये थी भारत की अर्थव्यवस्था का तरीका। इस समय क्या हो रहा है कि हमारे गांव अब आत्मनिर्भर नहीं अपितु शहरों पर निर्भर हो रहे हैं। भाई और बहनों, उस काल में भारत में शहर से केवल दो चीज जाती थी गांव में, एक नमक और दूसरा धातु, जैसे सोना चांदी लोहा आदि। इससे अतिरिक्त गांव में शहर से कुछ भी नहीं जाता था। हम निर्यात तो करते थे, आयात नहीं करते थे,
और इसी का मतलब है कि सारे दुनिया का वैभव इस देश में इकट्ठा हुआ और हम सोने की चिड़िया के नाम से जाने लगे। और जब हमारे में कमजोरी आई, धन जब बढ़ता है तो विलासिता भी बढ़ती है, आलस्य भी आता है, प्रमाद भी होता है, बुराइयां भी आती हैं। और हमारे उस कमजोरी का लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया और यहाँ हूण आए, मंगोल आए, यहूदी आए, पारसी आए, मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए। हजारों वर्ष तक लंबी गुलामी इस देश ने सही, लेकिन इस देश के क्रांति वीरों ने अपना बलिदान दे करके इस देश को आजाद कराया। आज हम उनका स्मरण करते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव पर उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। लेकिन हम सब का दायित्व ये बनता है कि उन्होंने तो देश हमें सौंप दिया, अब हम इस राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्नत कर सकते हैं, कैसे विश्व गुरु बना सकते हैं। उसका एक और एक तरीका है कि हम पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी कर्तव्य भावना के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जिस रास्ते को हमने चुना है, जो जीवन में हमने काम तय करने का निर्णय लिया है, वहां पूरी निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से हम कर्म करें। यदि हम परिश्रमी होंगे, मेहनती होंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है वो आलस्य है, प्रमाद है। जो कौम, जो समाज, जो राष्ट्र, जो देश और जिसकी युवा पीढ़ी कर्म योगी होती है, परिश्रम में विश्वास करती है, उस राष्ट्र समाज को कोई पीछे नहीं रख सकता, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आज दिवाली बैन ट्रस्ट जो काम इस क्षेत्र में कर रहा है 8-9 जिला में, और आप सब लोग उस मिशन में जुड़कर जिस कार्य योजना में लगे हुए हैं, आप पूरे परिश्रम से उस मिशन को जरूर आगे बढ़ाएं। इससे गांव आत्मनिर्भर होंगे, हमारी युवा पीढ़ी में विश्वास का भाव पैदा होगा, राष्ट्र, हमारे परिवारों में एकता का भाव पैदा होगा और हम अपने मिशन को सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आप सबकी जानकारी में एक विषय भी होगा कि इस समय भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, कृषि विभाग एक मिशन के साथ लगा हुआ है और वो मिशन है प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग। मैं लगभग 2.5 वर्ष से गुजरात में हूं और इससे पहले 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में रहा गवर्नर। तो वहां मैंने एक मिशन चलाया था प्राकृतिक खेती का, और उसके पीछे मेरी एक सोच रही कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग की है, जलवायु परिवर्तन की है। आप बड़े प्रबुद्ध विद्वान लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको जानकारी होगी कि जो ग्लेशियर बनने में 2000 साल लगे थे, आज पिछले 25 वर्षों में वो आधे पिघल चुके हैं। ये साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की चेतावनी है। यदि ये ग्लेशियर इसी तरह से पिघलते रहे तो आने वाले 50 वर्षों में न नदियों में पानी मिलेगा, न पीने का पानी मिलेगा, खेती तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धरती का तापमान इतना बढ़ेगा कि उत्पादन खेत दे नहीं पाएंगे। ऐसी अवस्था में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, क्या क्या दुर्भिक्ष होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस ग्लोबल वार्मिंग में 24%, 24% योगदान इस रासायनिक खेती का भी है।
इस समय हम खेतों में अंधाधुंध यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतना प्रयोग हो रहा है कि आप सब प्रबुद्ध जनों की जानकारी में 60 के दशक में इस रासायनिक खेती से करने से पहले भारत के खेतों का जो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन था वो सारा 2 से ऊपर था, 2.5-3 पे था ऑर्गेनिक कार्बन। और इस समय भारत की मिट्टी का कार्बन 0.5 पे आ गया है, यानी कि सारे देश की धरती यूरिया, डीएपी ने बंजर बना दी। आपकी जानकारी के लिए यह रासायनिक मिशन पंतनगर यूनिवर्सिटी से भारत में शुरू हुआ था और वहीं के साइंटिस्ट ने मुझे रिपोर्ट दी कि जब ये शुरू हुई हरित क्रांति उस समय वहां की फार्म की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5 पे था और आज 0.5 पे है। ये पूरे देश की स्थिति बन चुकी। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अब यूरिया, डीएपी और ज्यादा खेतों में डालना पड़ेगा उत्पादन लेने के लिए, यानी कि किसान का, खेडूत का खर्चा बढ़ता जाएगा और उत्पादन कम होता जाएगा। और इसके साथ केवल यही नहीं होगा कि इस किसान का खर्चा बढ़ेगा और उत्पादन घटेगा, अपितु हमारी मिट्टी की गुणवत्ता इतनी कमजोर पड़ जाएगी कि इसमें उत्पादन होगा ही नहीं। और उसका कारण क्या है कि धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने वाले होते हैं सूक्ष्म जीवाणु। धरती के ऑर्गन कार्बन को बढ़ाने वाला होता है हलसिया, मित्र जीव, लेकिन वो सभी इस डीएपी, यूरिया और कीटनाशकों ने मार दिए। अब जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जीव ही खेत में नहीं रहेंगे और यूरिया, डीएपी डलता रहेगा तो धरती की क्या स्थिति होगी? वो पूरी जहरीली बन गई। और इस यूरिया, डीएपी के कारण धरती की परत इतनी कठोर बन गई कि बारिश होती है तो धरती पानी नहीं पीती, अपितु तेज वर्षा आती है, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को बहा करके नदी नालों में ले जाती है, बाढ़ आ जाती है, विनाश करती है और वो पानी धरती में जा नहीं पाता तो वाटर लेवल दिन पर दिन कम हो रहा है। आप युवाओं को जानकारी होगी कि हरियाणा, पंजाब में प्रति वर्ष आंकड़े हैं 4 फीट ग्राउंड वाटर कम हो रहा है प्रति वर्ष, और गुजरात की स्थिति उससे भी खराब है। एक जमाना था जब कुओं से लोग पानी भर लेते थे, आज हमारे ट्यूबवेल की बोरिंग 700, 800, 1000 फीट तक हो रही है। इतना गहरा पानी जा चुका है। क्यों गया? क्योंकि वर्षा का जल भूमि में नीचे जा ही नहीं रहा, बह करके बाढ़ के रूप में चला जाता है और धरती के पानी को ट्यूबवेल से हम निकाल रहे। अब आप स्वयं सोचे, बुद्धिमान लोग हैं, जिस कुएं से पानी निकलता तो रहे और नए स्रोत ना बने तो वो सूखेगा। वही स्थिति हमारी रासायनिक खेती ने धरती के भूमिगत जल की बना दी। मित्र कीट चले गए, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, धरती इतनी जहरीली हमने बना दी है कि उसमें जो पशुओं का चारा है वो जहर उसमें जाकर पशुओं के दूध से मिलता है। आपको जानकारी होगी कि मां के दूध में भी यूरिया मिल रहा है, माता के दूध में भी यूरिया है। और इसी का परिणाम है कि अस्पताल भरे पड़े, कहीं पर भी जाओ वहीं पर भीड़ लगी हुई। 60 के दशक से पहले भारत में कोई कैंसर नाम की बीमारी को नहीं जानता था, हार्ट अटैक को नहीं जानता था, डायबिटीज को नहीं जानता था। लोग स्वस्थ और निरोग बलवान थे। आज छोटी छोटी उम्र में लोग कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, पेनक्रियाज फेल, लीवर फेल,
इतने रोग आ गए हैं, आप देख रहे हैं कि अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमार उनसे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, कोई हल निकलता दिखाई दे नहीं रहा। इसका हल केवल और केवल मात्र एक है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आहार की शुद्धता से शरीर निरोगी भी बनेगा और विचारों की भी शुद्धता, दोनों का कल्याण होना जरूरी है। मनुष्य धरती पर ऐसा प्राणी है जो सभी प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। आज भाई और बहनों, धरती की, समाज की, दुनिया की जो अवस्था है, ये जैसी भी है, इसमें सारा योगदान मनुष्य का, पशु पक्षी का नहीं, जीव जंतु का नहीं। कहते हैं 84 लाख योनियां धरती पे, लेकिन इस समझदार आदमी को छोड़ के इस दुनिया को विकृत करने में कोई भी योगदान नहीं कर रहा। आपने देखा पिछले दिनों कोरोना काल में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को लॉकडाउन लगाने की बात की। लॉकडाउन लगा, परिणाम नदियां भी स्वच्छ हो गई, हवा भी स्वच्छ हो गई, आकाश के तारे भी दिखाई देने शुरू हो गए और कई पक्षियों की प्रजातियां नई दिखाई देने लगी और जो नदी समुद्रों में मच्छियां थी वो आनंद से विचरण करने लगी। कुल 2-4 महीने में ही पूरी प्रकृति में कितना बड़ा परिवर्तन, शुद्धता आ गई थी। लेकिन जहां जहां समझदार व्यक्ति प्रवेश करता है वहीं बंटाढार हो जाता है। सारे समुद्र हमने प्रदूषित कर दिए, नदियां बिगाड़ दी, पहाड़ों को प्रदूषित कर दिया, जंगलों को तबाह कर दिया। जहां जहां हम गए वही वही विनाश की लीला, प्रकृति से छेड़छाड़। आप जानते हैं प्रकृति कभी किसी को माफ नहीं करती। यदि हम प्रकृति का यूं ही शोषण दोहन करते रहे तो इसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, जिसका कोई इलाज मनुष्य के पास नहीं होगा। और ये जो बड़े बड़े राष्ट्र जो कहते हैं हम बहुत प्रगतिशील हैं और दुनिया की महाशक्ति हैं, ये धरे रह जाएंगे, भगवान के एक तूफान के आगे टिक नहीं सकते, प्रकृति के तूफान के आगे। अब इसका तरीका कि हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं, हमारी धरती को जहरीला होने से बचाएं, और उसका बहुत बढ़िया तरीका है प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त कृषि से बचने का रास्ता। आप मेरे आदरणीय शिक्षक बंधु हैं, मुझे जानकारी दी गई, मैं तो आपके परिवार का हूं। जो व्यवसाय आप करते हैं, मैं तो 35 वर्ष तक वही काम आपके साथ रूप में करता रहा। बच्चों को पढ़ाना ही मेरा काम था। तो आप वो दिव्य आत्माएं हैं कि यदि आप ईमानदारी से इस प्राकृतिक खेती को समझ लें, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी संबंध रखते हैं, किसानों से रखते हैं, किसानों के बच्चों से रखते हैं, यदि उनको इस प्राकृतिक खेती को समझा दें कि आप जहर मुक्त खेती छोड़ करके प्राकृतिक कृषि की ओर आओ, तो आप इस देश के किसान को आत्मनिर्भर बना दोगे, गांव को आत्मनिर्भर बना दोगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हो। आपको जानकारी होगी इस समय ये रासायनिक, भारत की केंद्र सरकार 1,40,000 करोड़ रुपए की एक वर्ष में 1,40,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष विदेशों को देती है और बदले में यूरिया, डीएपी, जहर खरीदती है। 1,40,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष यदि देश के विकास में लगे तो राष्ट्र कितना उन्नति की ओर जा सकता है। और हम बदले में क्या करते हैं? पहले तो जहर खरीदते हैं, बदले में पैसा उनको देते हैं, धरती को जहरीला बनाते हैं, लोगों को फिर बीमार करते हैं, अस्पतालों में अरबों खरबों खर्च करते हैं। ये जो सिलसिला है, इसका एक ही समाधान है
कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे, ना हमारा पैसा विदेश में जाएगा, न हमारी धरतीली जहरीली होगी, न भारत का किसान कर्जे में डूबेगा, उसकी आय भी बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, अच्छी उपजाऊ भूमि मिलेगी और गौ माता बच पाएगी। इतना बड़ा कल्याण का काम होगा और लोग रोगों से, कैंसर से बचेंगे। अभी 10 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, अकेले गुजरात के अहमदाबाद शहर में, अकेले अहमदाबाद में प्रति 1 लाख व्यक्ति के पीछे 98 लोग इस समय कैंसर से ग्रस्त हैं। केवल अहमदाबाद की रिपोर्ट है। हर 1 लाख के पीछे 98 व्यक्ति इस समय कैंसर से पीड़ित हैं। पूरे भारतवर्ष की क्या स्थिति होगी? पंजाब में कीटनाशकों का इतना प्रयोग हुआ कि वहां भटिंडा एक शहर है, वहां से एक ट्रेन चलती है बीकानेर राजस्थान के लिए। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, प्रतिदिन चलती है, नाम ही कैंसर ट्रेन है। आप सोचिए हम कहां जा रहे हैं? युवा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, किसी की पेनक्रियाज खत्म, किसी की किडनी खत्म, कितना विनाश हो रहा। और इसका कितना सरल उपाय आपके बीच में हमारे महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी बैठे। ये ऐसे देव पुरुष हैं जो रात दिन घर का काम छोड़े घूमते हैं और इसी प्राकृतिक खेती के मिशन को पूरे गुजरात के लिए 24 घंटा देकर निस्वार्थ भाव से बिना कोई सहयोग लिए काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच में टिम्बड़िया जी जैसे लोग भी बैठे हैं जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन इस प्राकृतिक खेती के मिशन को समझ करके पूरे गुजरात ने देश में इस विचार को फैलाने के काम में सहयोगी बन रहे हैं। नवसारी यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय हमारे बीच में, वो बड़ा रुचि लेकर के इस मिशन को बढ़ा रहे हैं। और हमारी चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके वाइस चांसलर, साइंटिस्ट, कृषि विभाग के लोग बड़े मनोयोग से इस काम पर लगे हैं। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूं कि इस प्राकृतिक खेती को समझने के लिए आप एक शिविर लगवाइए। हमारी दिवाली बहन जो ट्रस्ट है, इतने कल्याण के काम चला रखे हैं, मैं बधाई देता हूं आपको इस मिशन के लिए। लेकिन अपने कार्यक्रमों में आप प्राकृतिक खेती को भी जोड़ लें। ये भी मानव गांव के कल्याण का काम है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने का काम है। और इसमें लगता ही कुछ नहीं, केवल घर में एक देसी गाय चाहिए, भारतीय नस्ल की, डांगी गाय हो, गिर गाय हो, कांकरेज गाय हो। वो गाय आपके बच्चों को पीने को दूध भी देगी और उसका गोबर, गोमूत्र, मूत्र खनिजों का भंडार है और गाय का गोबर सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। इससे हम जीवामृत बनाते और घन जीवामृत बनाते हैं। 2 तरह के कल्चर है, खाद नहीं है। 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार हो जाता है। और गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी। महीने में 30 दिन है, 30 दिन के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ की खेती किसान एक गाय से कर सकता है। इतनी सरल पद्धति है। और इस जीवामृत क्या करते हैं, हम 200 लीटर का एक ड्रम लेते हैं खाली, 180 लीटर उसमें पानी भर देते हैं। एक रात दिन का 8 से 10 किलो गोबर जो गाय देती है गोमूत्र, वो उसमें छोड़ देते हैं। 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और बड़े पेड़ की 1 मुट्ठी मिट्टी। और इसको लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन घोलना, कुल 4 दिन।
5वें दिन 1 एकड़ के लिए खाद तैयार। दुनिया में इतना सरल खाद कोई पद्धति नहीं। जब आप स्प्रिंकल से पानी दें, आप ड्रिप से पानी दें या खुला जैसे भी दें, तो ये आपके खेत में जाकर मेलवन का काम करता, जामुन का काम करता। और ये बढ़ता कैसे है? आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, मैंने लैब में कृषि वैज्ञानिक लोग बैठाए, उनकी टीम खड़ी की, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट अपने साथ जोड़े। महीनों रिसर्च के बाद उन्होंने पाया, मैंने भैंस का, हॉस्टन फ्रीजन गाय का, जर्सी गाय का, ऊंट का, बकरी का, सब उनको गोबर दिए, लेकिन किसी में यह गुण नहीं पाया। ये केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय में उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु पाए। 1 ग्राम गोबर, आप विचार करो, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? 30 लाख हजार करोड़ जीवाणु होंगे। और उन जीवाणुओं को जब आप दाल का बेसन प्रोटीन खाने को देते हैं तो वो पुष्ट बलवान बनते हैं, और गुड़ देते हैं तो मल्टीप्लाई होकर के वो बढ़ते हैं, और मिट्टी जो डालते हैं उसके जीवाणु मिलकर के प्रति 20 मिनट में ये डबल होते जाते हैं, हर 20 मिनट। तो 5 दिन में ये असंख्य जीवाणु होंगे, इनकी गिनती करना ही संभव नहीं है, इतने होंगे। सूक्ष्म जीवाणु धरती में होंगे, उतना ही धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। और आकाश में जो 78% नाइट्रोजन हवा में है, यही सूक्ष्म जीवाणु हैं जो 78% नाइट्रोजन को खींच करके और उनके लिए भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। अब आप विचार कीजिए, यही जीवाणु है जो ऑर्गेनिक कार्बन धरती का बढ़ाएंगे, और इन्हीं को यूरिया डीएपी ने मार दिया। तो बताओ, आने वाली पीढ़ियों को बंजर जमीन नहीं देंगे तो क्या होगा? अलसिया, जब आप ये जीवामृत, घन जीवामृत खेत में देंगे तो 10 दिन के बाद अलसिया अपने आप इसकी गंध पा करके खेत में काम करना शुरू कर देगा, और वो इस धरती में नीचे जाता, ऊपर आता, 8-10 फीट नीचे जाता, ऊपर जाता, यूं चलता, इस छेद से जाता, दूसरे से आता, और उस छिद्र को वर्मी बोझ से लीपता जाता है। 8-10 फीट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता है, वो उपजाऊ बनती है। सारी धरती खनिजों का भंडार है, उसको खा करके पेट से निकालकर जिस विष्ठा को देता है, उसमें आपके खेत की मिट्टी से 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब ये हलसिया प्राकृतिक खेती आप करेंगे तो मेरे जो अपने खेत हैं, मेरे 1-1 एकड़ में लाखों हलसिया काम करते हैं रात दिन। कितने छिद्र बना दिए और सारी धरती को मुलायम बना दिया। हलसिया मतलब जो हल्की तरह धरती को पूरा बाही करे, उसका नाम हलसिया। यही तो काम होता था। और इन छिद्रों के द्वारा जब बारिश होती है ना, सारा पानी जो अब बाढ़ में बह जाता है, मिट्टी को काट ले जाता है। प्राकृतिक खेती में मिट्टी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? कि चारों तरफ मेड़ है, और जब बारिश होगी तो इन हड़सिया के छिद्रों के द्वारा सारा पानी धरती मां के पेट में चला जाएगा। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अरबों खरबों रुपया भारत सरकार जिस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर पूरे देश में खर्च करती है, अड़सिया ये काम फ्री में कर देता। प्राकृतिक खेती मैं देख रहा हूं, मेरी यहां बहनें भी बड़ी संख्या में बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं। आप गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं, खेत में जाकर विचार करो अलसिया कितना बचा है। सब मार दिया यूरिया डीएपी में। आप यदि जीवामृत, घन जीवामृत डालोगे और ये ट्रेनिंग आपने लेनी है, तो आपके बीच में महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया बैठे, इनसे संपर्क करना, डॉक्टर टिम्बड़िया जी से संपर्क करना। ये ऐसी व्यवस्था देंगे कि आपके गांव में हमारे प्रशिक्षक
आपके गांव के खेडूत को ट्रेनिंग देने आएंगे और आपको आनंद आ जाएगा कि कैसे प्राकृतिक खेती होती है, कैसे जीवाणु बढ़ते हैं, कैसे हलसिया काम करता है, कैसे धरती उपजाऊ बनेगी। बिना यूरिया डीएपी के भी मेरे खेतों का उत्पादन यूरिया डीएपी से ज्यादा मैं ले रहा हूं। और मैं नहीं ले रहा, जिन जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में इस समय 2.25 लाख खेडूत इसी प्राकृतिक खेती को करते हैं, गुजरात में 2 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, 5 लाख खेडूत आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, देश के अन्य भागों में लाखों किसान कर रहे हैं। आप सब इसके साथ जुड़िए और एक बहुत बड़ा कल्याणकारी काम होगा। बहुत सरल विधि है, इसके 5 मुख्य सूत्र हैं जो हमारे प्रशिक्षक आपको देंगे। जब बीज बोएं तो बीज को हम संस्कारित करके बोते हैं, यानी कि एक ऐसा घोल बनाते हैं, उसमें उसको मिला के देंगे तो जर्मिनेशन 90 से भी ज्यादा % होगा। फिर उसमें घन जीवामृत डालते हैं धरती की उपजाऊ क्षमता के लिए, पानी के साथ जीवामृत देते हैं, और जब पेड़ जम जाए तो उसमें आच्छादन करते हैं, मल्चिंग करते हैं, धरती को ढक के रखते हैं ताकि उसका ऑर्गेनिक कार्बन ना उड़े। आकाश की नमी को लेगी तो 50% पानी कम लगेगा आच्छादन के बाद। आच्छादन करेंगे तो सूक्ष्म जीवों को भोजन बन करके और वो खाद में परिवर्तित उसको कर देंगे। हलसिया डबल काम आपका करेगा। और हम एक खेत में एक फसल नहीं करते प्राकृतिक खेती में, एक ही बार में 4-5 तरह की फसल 1 एकड़ में लगाते हैं। आप गेहूं बोते हैं तो उसके साथ आपने क्या लगाया, उसमें आप मेथी बीज दी, मूली बीज दी, गाजर बीज दी, एक लाइन में धनिया बीज दिया। जब तक गेहूं ऊपर आएगा ये फसल फ्री में हो जाएगी। अभी मैंने अपने खेत में गन्ना लगाया, गन्ना लगाया, उसके बीच में मैंने आलू लगा दिया। अभी मेरा आलू 50 क्विंटल प्रति एकड़ कच्चा आलू मेरा अब निकल गया। गन्ना मेरा वहीं खड़ा है। अब मैं उसमें दाल बीजूंगा, दाल उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगी, 7-8 क्विंटल मेरी दाल हो जाएगी। यानी कि 1 लाख रुपए का तो आमदनी मेरी दाल से और आलू से होगी, और गन्ना मेरा यूं का यूं खड़ा हुआ है। आप विचार करो, ऐसा यदि हम खेती करते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पेड़ पौधे, एक नाइट्रोजन लेता तो दूसरा नाइट्रोजन फिक्स करता है। ऐसा सर्कल चक्र हमने बनाया। मेरी एक पुस्तक है प्राकृतिक खेती। मैं महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया से निवेदन करूंगा कि वो पुस्तक आप सब में फ्री में भिजवाएंगे, उसको आप पढ़ करके प्रशिक्षण लेके इस मिशन को बढ़ाएं। मैं लंबी चर्चा न करते हुए, आप सब मित्रजन इस आयोजन में बड़ी श्रद्धा से आए हैं, अनेक प्रकल्प से जुड़े हैं, और आदरणीय मैं पुनः बीयू भाई पटेल, श्रीमती पुष्पा पटेल, जिन्होंने एक लोक कल्याणकारी कार्य दिवाली बैंड ट्रस्ट के नाम से पूरे क्षेत्र में 9 जिलों में चलाया है। ऐसे लोग इस प्रदेश में और बढ़े, कल्याण के कार्य बढ़ते रहें, तो ये सबका भला इनसे होगा। आपने मेरी बातों को सुना। मैं ट्रस्ट का, आयोजक मंडल का, आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और विश्वास पुनः करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब के लिए एक संकल्प दिया हुआ है, उसको बढ़ाना है। तो अपने अपने क्षेत्र में समर्पण से हम कार्य करेंगे। आजादी के दीवाने उन वीर शहीदों को स्मरण करते हुए जिन्होंने आजाद हमें कराया, उनके सपन साकार हों, ऐसे कार्य करके राष्ट्र को उन्नत करेंगे। और ये प्राकृतिक खेती का मिशन है। अपने अनेक प्रकल्प जो आप चलाते हैं उनके साथ इसको भी जोड़ेंगे तो हमारे खेडूतों का, गांव का बहुत बड़ा कल्याण होगा, और शहर के लोगों को शुद्ध आहार मिलेगा, बीमारी से बच करके एक आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।